चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं चैप्टर 10 से। हैलोवीन। मैल्फॉय को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ जब उसने देखा कि हैरी और रॉन अगले दिन भी हॉगवर्ट्स में ही थे। वे थके हुए थे, परंतु ये खुश दिख रहे थे। वास्तव में अगली सुबह तक हैरी और रॉन सोच रहे थे कि 3 सिर वाले कुत्ते से मुलाकात एक बहुत अच्छा रोमांचक अभियान था और वे इसी तरह का एकांत और रोमांचक काम करने के लिए उत्सुक थे। इस बीच हैरी ने रॉन को उस पैकेट के बारे में बता दिया जिसे शायद ग्रीनगार्ड के निकाल कर हॉगवर्ट्स में रखा गया था। वे काफी समय तक सोचते रहे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसे इतनी भारी सुरक्षा की जरूरत थी। वो या तो सचमुच कीमती होगी या खतरनाक, रॉन ने कहा। या दोनों ही, हैरी ने बोला। परंतु वे विश्वास के साथ सिर्फ इतना ही कह सकते थे कि वो रहस्यमय वस्तु लगभग 2 इंच लंबी थी और जब तक उन्हें कोई और सुराग न मिल जाए तब तक वे इससे ज्यादा अंदाजा लगाने की स्थिति में नहीं थे। न तो नेविल ने और न ही हरमाइनी ने इस बात में जरा भी रुचि दिखाई कि कुत्ते और चोर दरवाजे के नीचे क्या छुपा हो सकता था। नेविल तो सिर्फ इतना जानना चाहता था कि वो दोबारा उस कुत्ते के पास कभी नहीं जाएगा। हरमाइनी ने अब हैरी और रॉन से बोलचाल बंद कर दी थी, परंतु चूंकि वो मैं सब कुछ जानती हूँ किसकी थी, इसीलिए उन्हें इसमें भी अपना फायदा नजर आया। वे अब सिर्फ इतना चाहते थे कि मैल्फॉय से किसी तरह बदला ले सके और उन्हें तब बहुत खुशी हुई जब 1 सप्ताह बाद ही एक ऐसी चीज डाक से आ गई। जब उल्लू हमेशा की तरह बड़े हाल में घुसे तो सबका ध्यान एक लंबे और पतले पैकेट पे गया जिसे वो छड़े घुग्गू उठाकर ला रहे थे। हर एक की तरह हैरी की रुचि भी ये देखने में थी कि इस बड़े पैकेट में क्या था। उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब घुग्गू नीचे आए और उन्होंने पैकेट को उसी के सामने पटक दिया। पैकेट के गिरने से उनका नाश्ता फर्श पर गिर गया। घुग्गू अभी उड़कर रास्ते से हट भी नहीं पाए कि तभी एक उल्लू वहां आया और उसने पैकेट के ऊपर एक चिट्ठी टपका दी। ये अच्छा रहा कि हैरी ने चिट्ठी को पहले खोला क्योंकि उसमें लिखा था, पैकेट को टेबल पर मत खोलना, इसमें तुम्हारी नई निम्बस 2000 है, परंतु मैं नहीं चाहता कि ये बात सबको पता चले कि तुम्हें जादुई झाड़ू मिल गई है, वरना उन सब की इच्छा होने लगेगी। ओलिवर वुड तुम्हें आज रात को 7 बजे क्विडिच पिच पर मिलेगा, जहां तुम पहली बार इस खेल को सीखोगे। प्रोफेसर एम मैकगनगल। हैरी ने जब ये चिट्ठी रॉन को पढ़ने को दी तो उसकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। निम्बस 2000, रॉन ने ईर्ष्या से कहा। मैंने तो आज तक उसे छुआ भी नहीं है। वे हॉल से जल्दी चले आए क्योंकि वे अपनी क्लास के पहले अकेले में जादुई झाड़ू खोल को देखना चाहता था। अभी वे प्रवेश हॉल से आधी दूर पर पहुंच पाए कि तभी उन्होंने देखा कि ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर क्रेब और ग्राइल रास्ता रोककर खड़े थे। मैल्फॉय ने हैरी से पैकेट छीन लिया और उसे उंगलियों से टटोला। ये तो जादुई झाड़ू है, उसने कहा और उसे हैरी की तरफ फेंकते हुए ऐसा चेहरा बनाया जिस पर ईर्ष्या और नफरत के मिले जुले भाव है। इस बार तुमने हद पार कर दी है पॉटर। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को जादुई झाड़ू रखना मना है। रॉन अपने आप को रोक नहीं पाया। ये कोई पुरानी जादुई झाड़ू नहीं है, उसने कहा। ये तो निम्बस 2000 है। तुमने क्या कहा था कि तुम्हारे घर में कौन सी जादुई झाड़ू है? कॉम्बैट 260। रॉन ने हैरी की तरफ दांत निकालते हुए कहा। कॉम्बैट में
तरक भरक तो होती है, परंतु वो निम्बस जितनी अच्छी नहीं होती। इस बारे में तुम क्या जानो वीजली? तुम तो इसका आधा हैंडल भी नहीं खरीद सकते। मैल्फॉय ने पलटकर जवाब दिया, मुझे लगता है तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को तो पाई पाई जोड़कर इसकी एक एक डंडी खरीदनी पड़ेगी। इससे पहले कि रॉन जवाब दे पाए, प्रोफेसर फ्रेडरिक मैल्फॉय के कोहनी पे के पास खड़े थे। झगड़ तो नहीं रहे हो बच्चों? उन्होंने पूछा। पॉटर को किसी ने जादुई झाड़ू भेजी है प्रोफेसर, मैल्फॉय ने जल्दी से कहा। हाँ सही है, प्रोफेसर फ्लिटविक ने हैरी की तरफ मुस्कुराहट देखते हुए कहा। प्रोफेसर मैकगोनागल ने मुझे विशेष परिस्थितियों के बारे में बताया था पॉटर। और ये कौन सा मॉडल है? निम्बस 2000 सर, हैरी ने कहा। मैल्फॉय के चेहरे पर दहशत के भाव देखकर हैरी से अपनी हंसी रोकी नहीं पा रही थी। और वो सच कहा जाए तो मुझे मैल्फॉय को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से मुझे ये मिली है, उसने आगे कहा। हैरी और रॉन ऊपर की मंजिल की तरफ चल पड़े। मैल्फॉय के गुस्से और उलझन को देखकर वे अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहे थे। जब वे संगमरमर की सीढ़ियों के ऊपर पहुंचे तो हैरी ने हंसते हुए कहा, और क्या, ये सच ही तो है। अगर उसने नेविल को भूल न जाना नहीं चुराया होता तो मैं टीम में नहीं होता। तो तुम्हें लगता है ये नियम तोड़ने का इनाम है? उनके ठीक पीछे से गुस्से भरी आवाज आई। हरमाइनी सीढ़ियों पर पैर पटकते हुए ऊपर आ रही थी और हैरी के हाथ में रखे पैकेट को चीर कर देख रही थी। मैं तो समझ रहा था कि आप हमसे बात नहीं कर रही थी, हैरी ने कहा। हाँ, अब ऐसा करना बंद मत कीजिए, रॉन ने कहा। इससे हमारा बहुत भला हो रहा है। हरमाइनी हवा में अपनी नाक तानकर पैर पटकती हुई चली गई। उस दिन हैरी का मन क्लास में नहीं लग रहा था। उसका मन तो अपने कमरे में ही भटक रहा था, जहां उसकी नई जादुई झाड़ू बिस्तर के नीचे पड़ी हुई थी, या फिर उसका मन क्विडिच की पिच की तरफ भटक रहा था, जहां वो उस रात क्विडिच सीखने जाने वाला था। उसने शाम को फटाफट अपना डिनर खाया और उसे ये भी पता नहीं था कि वो क्या खा रहा था। फिर वो रॉन के साथ तेजी से दौड़कर ऊपर की मंजिल पर गया, ताकि आखिरकार वो अपनी निम्बस 2000 खोलकर देख सके। जब जादुई झाड़ू हैरी के बिस्तर पर खोलकर बाहर आई तो रॉन के मुंह से आह निकल गई। वाह! हैरी जादुई झाड़ू के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, परंतु उसे भी ये बेहतरीन लगी। पतली और चिकनी जादुई झाड़ू पर महगनी का हैंडल लगा था। साफ और सीधी टहनियों की लंबी पूंछ थी और ऊपर की तरफ सुनहरे शब्दों में लिखा था निम्बस 2000। जब 7 बजे का समय पास आया तो हैरी महल से निकला और दूध लेके क्विडिच पिच की तरफ चल दिया। वो इससे पहले कभी स्टेडियम में नहीं आया था। पिच के चारों तरफ सैकड़ों सीटें स्टेडियम में उठी हुई थी, ताकि दर्शक इतनी ऊंचाई पर रहे जहां से वे देख सके कि क्या हो रहा था। पिच के दोनों सीढ़ी पर 3 सुनहरे खंभे थे, जिनके कोने में रिंग लगे थे। उन्हें देखकर हैरी को प्लास्टिक की वे छोटी छड़ियां याद आ गई, जिनमें बच्चे बुलबुल निकालते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि ये खंभे 50 फुट ऊंचे थे। हैरी उड़ने के लिए इतना उतावला था कि उसे ऊंट का इंतजार नहीं करते बना। वो अपनी जादुई झाड़ू पर चढ़ा और जमीन पर पैर मारा। क्या एहसास था! वो गोल पोस्ट से अंदर और बाहर उड़ता रहा और फिर पिच पर इधर से उधर तेजी से चक्कर लगाता रहा। निम्बस 2000 उसके हल्के से इशारे पर मुड़ जाती थी। अरे पॉटर, नीचे उतरो, ओलिवर वुड का चौका था।
उसकी वाह में लकड़ी का एक बड़ा बक्सा दबा था। हैरी उसके पास जमीन पर उतर गया। बहुत बढ़िया, ऊंट ने कहा और उसकी आंखें चमक रही थी। मैं समझ सकता हूँ मैकगोनागल का क्या मतलब था। तुम्हें सचमुच पैदाइशी प्रतिभा है पॉटर। मैं आज शाम तुम्हें सिर्फ नियम सिखाऊंगा। इसके बाद तुम्हें सप्ताह में 3 दिन टीम के साथ प्रैक्टिस करनी होगी। उसने बक्सा खोला। अंदर 4 अलग अलग आकार की गेंदें थी। देखो, वुड ने कहा, क्विडिच को समझना बहुत आसान है, हालांकि इसे खेलना उतना आसान नहीं है। हर टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। इनमें से 3 को धावक कहा जाता है। 3 धावक, हैरी ने दोहराया। जब वुड ने फुटबॉल के आकार की एक चमकीली लाल गेंदें बाहर निकाली, वुड ने कहा, इस गेंद को तूफान कहते हैं। धावक तूफान को एक दूसरे को देते हैं और कोशिश करते हैं कि इसे रिंग में डालकर गोल कर दे। तूफान के रिंग में जाने पर हर बार इसको 10 पाउंड मिलते हैं। समझ गए? धावक तूफान को फेंकते हैं और स्कोर करने के लिए इसे रिंग में डालते हैं, हैरी ने दोहराया। तो यो एक तरह की बास्केटबॉल है जो जादुई झाड़ू पर सवार होकर 6 रिंगों के साथ खेला जाता है ना? बास्केटबॉल क्या होता है? ऊंट ने उत्सुकता से पूछा। कुछ नहीं, हैरी ने जल्दी से कहा। अब दोनों टीमों में एक और खिलाड़ी होता है जिसे रक्षक कहते हैं। मैं गरुड़ द्वार का रक्षक हूँ। मैं अपने रिंग के चारों तरफ उड़ता हूँ और दूसरी टीम को स्कोर करने से रोकता हूँ। 3 धावक, 1 रक्षक, हैरी ने कहा, जो सब कुछ याद रखने के इरादे से आया था, और वे तूफान के साथ खेलते हैं। ठीक है, मैं इतना समझ गया। तो बाकी गेंदें किस लिए है? उसने बक्से में रखी बाकी 3 गेंदों की तरफ इशारा किया। अभी बताता हूँ, वुड ने कहा। इसे पकड़ो। उसने हैरी को एक छोटा सा डंडा दिया जो कुछ बेसबॉल की बल्ले की तरह था। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि पहलवान क्या कहते हैं, वुड ने कहा। इन दोनों गेंदों को पहलवान कहते हैं। उसने हैरी को एक जैसी 2 गेंदें दिखाई जो पूरी तरह काली थी और लाल तूफान से थोड़ी छोटी थी। हैरी ने देखा कि वे उन रस्सियों से बाहर आने के लिए छटपटा रही थी, जिनकी वजह से वे बक्से के अंदर बंद थी। पीछे हट जाओ, वुड ने हैरी को चेतावनी दी। वो झुका और उसने एक पहलवान को रस्सी खोल दी। काली गेंद तत्काल हवा में ऊपर उड़ी और फिर सीधे हैरी के चेहरे की तरफ नीचे झपटी। अपनी नाक टूटने के खतरे से बचने के लिए हैरी ने उसे बल्ले से मारा और गेंद एक बार फिर हवा में सनसनाती चली गई। वे उनके सिर के ऊपर चारों तरफ चरखी की तरह कुछ देर घूमी और फिर वुड की तरफ झपटी, जो बचता हुआ उसके ऊपर कूदा और उसे जमीन पर गिराकर पकड़ लिया। देखा, वुड हाफ रहा था। जूझ रहे पहलवान को उसने वापस बक्से में बंद किया और सुरक्षित तरीके से बांध दिया। पहलवान चारों तरफ रॉकेट की तरह घूमते हैं और खिलाड़ियों को उनकी झाड़ू से गिराने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हर टीम में 2 मारक होते हैं। विजली भाइयों हमारे मारक हैं। ये उनका काम है कि वे पहलवानों से टीम को बचाए और उन पर प्रहार करके उन्हें दूसरी टीम की तरफ भेजे। तो मुझे लगता है तुम सब समझ गए होंगे। 3 धावक तूफान से स्कोर करने की कोशिश करते हैं। एक रक्षक गोल की रक्षा करता है। 2 मारक पहलवानों को अपनी टीम से दूर रखते हैं, हैरी ने दोहराया। बहुत अच्छे, वुड ने कहा। वैसे क्या पहलवानों ने कभी किसी को जान से मारा है? हैरी ने पूछा और वो कोशिश कर रहा था कि वुड को
इस सवाल में उसके डर की छाया दिखाई ना दे। हॉगवर्ट्स में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। यहाँ पर 2-1 के जबरे टूटे हैं, पर इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हुआ। अब टीम का आखिरी सदस्य है खोजी, यानी कि तुम, और तुम्हें तूफान या पहलवान के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक कि वे मेरा सीन ना फोड़ दे। चिंता मत करो, वीजली भाइयों पहलवानों से निपटने के लिए काफी है। मेरा मतलब है वे खुद पहलवानों से कम नहीं है। वुड ने वक्सों के हाथ डाला और चौथी तथा आखिरी गेंद को बाहर निकाला। तूफान और पहलवानों की तुलना में ये बहुत छोटी थी, पर एक अखरोट के आकार की ये गेंद चमकदार सुनहरी थी और इसमें फरफराते हुए चांदी के छोटे पंख लगे थे। वुड ने कहा, ये सुनहरी गेंद है, जो सबसे महत्वपूर्ण गेंद होती है। इसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये इतनी तेज है कि आसानी से नहीं दिखती। सुनहरी गेंद को पकड़ना खोजी का काम है। तुम्हें धावक, मारक, पहलवान और तूफान के बीच से होते हुए इसे पकड़ना है। इससे पहले कि दूसरी टीम का खोजी इसे पकड़ ले, क्योंकि जो खोजी सुनहरी गेंद को पकड़ता है वो अपनी टीम को 150 पॉइंट दिलाता है। इसीलिए उसकी टीम लगभग हमेशा जीत जाती है। इसीलिए खोजियों के खिलाफ बहुत ज्यादा फाउल होते हैं। क्विडिच का मैच तभी खत्म होता है जब सुनहरी गेंद पकड़ ली जाए, और ये मैच वर्षों तक चल रहा है। मुझे लगता है कि रिकॉर्ड 3 महीने का है। उस मैच में बार बार रिजर्व खिलाड़ी उतारने पड़े ताकि खिलाड़ी कुछ देर सो सके। तो ऐसा होता है क्विडिच? कोई सवाल? हैरी ने अपना सिर हिलाया। वो समझ गया कि उसे क्या करना था। समस्या बस उसे करने में थी। हम इस वक्त सुनहरी गेंद के साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वुड ने गेंद को सावधानी से बक्से में बंद करते हुए कहा। अंधेरा हो गया है, ये घूम सकती है। इसके बजाय हम इनसे प्रैक्टिस करते हैं। उसने अपनी जेब से गोल्फ की साधारण गेंदों का बैग निकाला तथा कुछ मिनट बाद वो और हैरी हवा में उड़ रहे थे। वुड जितनी तेजी से गोल्फ बॉल फेंक रहा था, हर दिशा में फेंक रहा था ताकि हैरी उसे पकड़ सके। हैरी ने हर गेंद पकड़ ली और वुड बहुत खुश हुआ था। आधे घंटे बाद सचमुच रात हो गई और उन्हें अपना खेल बंद करना पड़ा। जब वे महल की तरफ लौट रहे थे तो वुड ने खुशी से चमकते हुए कहा, इस साल क्विडिच कप पर हमारा नाम लिखा होगा। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर तुम चार्ली वीजली से भी अच्छे खिलाड़ी निकलो। और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर चार्ली ड्रैगनों के पीछे नहीं गया होता तो वो इंग्लैंड के लिए खेल सकता था। सप्ताह में 3 दिन हैरी शाम को क्विडिच की प्रैक्टिस करता था और होमवर्क तो रोज ही करना पड़ता था। शायद इसलिए कि वो इतना व्यस्त रहता था, उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि उसे हॉगवर्ट्स आए 2 महीने हो चुके थे। हैरी को यकीन नहीं हो रहा था। महल उसे अपने घर की तरह लगने लगा था, जबकि प्रिवी ड्राइव में उसे ऐसा कभी नहीं लगा था। उसकी क्लासें भी अब पहले से अधिक दिलचस्प हो गई थी, क्योंकि अब वो बहुत बातें सीख चुका था। जब वे लोग हैलोवीन के दिन सुबह उठे तो कद्दू भुनने की जायदार गंध गलियारों में तैर रही थी। इससे भी अच्छी बात यह थी कि प्रोफेसर फ्लिटविक ने सम्मोहन की क्लास में ये कहा कि उनके विचार से आप वे चीजों को उड़ा सकते हैं। ऐसा करने के लिए वे तब से बेताब थे जब फ्लिटविक ने उनके सामने नेविल के मेंढक को पूरी क्लास में उड़ाकर दिखाया था। प्रोफेसर फ्लिटविक ने प्रैक्टिस करने के लिए क्लास में उनकी जोड़ियां बना दी। हैरी का पार्टनर सिमस फिनेगन था।
जो राहत की बात थी क्योंकि नेविल उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल रॉन को हरमाइनी ग्रेंजर के साथ काम करना पड़ा। ये बताना मुश्किल था कि इस वजह से रॉन ज्यादा गुस्सा था या हरमाइनी। जिस दिन हैरी की जादुई झाड़ू आई थी उस दिन के बाद से हरमाइनी ने उन दोनों से बात नहीं की थी। आप लोग जिस तरह कलाई घुमाने को अभ्यास कर रहे हैं उसे मत भूलना, प्रोफेसर फ्लिटविक ने चिंचियाती आवाज में कहा। हमेशा की तरह वे आज भी अपनी किताबों की ढेर पर बैठे हुए थे। घुमाना और झटकना, याद रखना, घुमाना और झटकना और जादुई शब्दों की सही तरह से बोलना भी महत्वपूर्ण है। बेवकूफियों के नाम के जादूगर को कभी मत भूलना जिसने एफ के बजाय एस कर दिया था और नतीजा ये हुआ कि अगले ही पल वो जमीन पर पड़ा था और उसके सीने पर एक भैंसा खड़ा था। ये बहुत मुश्किल था। हैरी और सिम्स ने घुमाया और झटका, परंतु जिस पंख को वे हवा में ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे वो टेबल पर ही पड़ा रहा। सिम्स इतना बेचैन हो गया कि उसने अपनी छड़ी से पंख को हिलाया और उस पर आग लगा दी। हैरी को अपने हेड से ये आग बुझाना पड़ा। अगली टेबल पर रॉन की किस्मत बेहतर नहीं थी। विंगडियम लेवियोसा, वो चिल्लाया। वो अपनी लंबी बाहों को पवन चक्के की तरह हिला रहा था। तुम इसे गलत तरह से बोल रहे हो। हैरी ने सुना कि हरमाइनी रॉन को छिड़क रही थी। यह विंगार्डियम लेवियोसा है। अपने गार को थोड़ा अच्छा और लंबा करो। अगर तुम में इतनी अकल है तो तुम भी क्यों नहीं कर लेती? रॉन गुर्राया। हरमाइनी अपने गाउन की बाहों चुराई और छड़ी हिलाई और बोली, विंगार्डियम लेवियोसा। उनका पंख टेबल पर से उठा और उनके सिर से 4 फुट ऊपर हवा में झूलने लगा। ओह, बहुत बढ़िया, प्रोफेसर फ्लिटविक ने ताली बजाते हुए कहा। सब लोग देखो, मिस ग्रेंजर ने ये कर दिखाया है। क्लास खत्म होने तक रॉन बहुत बुरे मूड में आ गया था। जब वे भीड़ भरे गलियारों में रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे तो रॉन ने हैरी से कहा, कोई हैरानी नहीं है कि कोई भी उसे सहन नहीं कर पाता। सच पूछो तो वो किसी बुरे सपने की तरह है। किसी ने पास गुजरते समय हैरी को धक्का दिया। ये हरमाइनी थी। हैरी को अपने चेहरे की एक झलक दिखी और वो ये देखकर हैरान हुआ कि उसकी आंखों में आंसू भरे थे। मुझे लगता है उसने तुम्हारी बात सुन ली, तो रॉन ने कहा, परंतु वो थोड़ा परेशान दिख रहा था। उसे ये एहसास होना चाहिए कि उसका कोई दोस्त नहीं है। हरमाइनी अगली क्लास में नहीं आई और पूरी दोपहर कहीं नहीं दिखी। जब हैलोवीन की दावत के लिए हैरी और रॉन बड़े हॉल में जाने के लिए नीचे उतर रहे थे तो पार्वती पाटिल ने और लेवेंडर की बातें उनके कानों में पड़ी। पार्वती लेवेंडर को बता रही थी कि हरमाइनी लड़कियों के बाथरूम में रो रही थी और चाहती थी कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए। रॉन ये सुनकर अब और भी परेशान हो गया, परंतु एक पल बाद ही वे बड़े हॉल में पहुंच गए, जहां हैलोवीन की सजावट देखकर वे हरमाइनी को भूल गए। 1000 जिंदा चमगादड़ दीवारों और छत से फड़फड़ाते हुए आए, जबकि 1000 और चमगादड़ काले बादलों की तरह टेबलों के ऊपर मंडराते रहे, जिस वजह से कद्दुओं में रखी मोमबत्तियां हिलने लगी। दावत अचानक सुनहरी प्लेटों में सामने आई, सत्र की शुरुआती दावत की यही तरह। हैरी अपने प्लेट में एक भुना आलू रख रहा था कि तभी प्रोफेसर क्विरल हॉल में दौड़ते हुए आया। उनकी पगड़ी अस्त व्यस्त थी और उनके चेहरे पर दहशत के भाव थे।
सबका ध्यान उन्हीं की तरफ था। जब वे प्रोफेसर डम्बलडोर की कुर्सी के पास पहुंचे और टेबल पर हाथ टिकाकर हाफते हुए बोले, दैत्य तहखाने में घुस आया है, सोचा आपको बता देना चाहिए। फिर वे बेहोश होकर फर्श में लुढ़क गए। हंगामा मच गया। सबको शांत करने के लिए प्रोफेसर डम्बलडोर को अपनी छड़ी से कई बेगनी पटाखे फोड़ने पड़े। प्रीफेक्ट्स पेगर्ड जी, अपने अपने हाउस को तत्काल अपने अपने कमरे में ले जाइए। पर्सी, तुरंत सक्रिय हो जाओ। मेरे पीछे पीछे आओ, इकट्ठे रहो। फर्स्ट ईयर, अगर तुम मेरे आदर्शों का पालन करोगे तो दैत्य से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ठीक पीछे आओ, जल्दी। रास्ता छोड़िए, फर्स्ट ईयर के बच्चे आ रहे हैं। माफ कीजिए, मैं प्रीफेक्ट हूँ। दैत्य अंदर कैसे घुस सकता है? हैरी ने सीढ़ियां चढ़ते हुए पूछा। मुझे क्या पता, वैसे वे लोग सचमुच मूर्ख होते हैं, रॉन ने कहा। शायद बेबीज ने उसे अंदर घुसाकर हैलोवीन का मजाक किया हो। वे अलग अलग दिशाओं में तेजी से भागते लोगों के कई समूहों के पास से गुजरे। जब वे मेहनतकश के परेशान हाल बच्चों की भीड़ के बीच से जा रहे थे तो हैरी ने अचानक रॉन का हाथ पकड़ लिया। मुझे अभी अभी ख्याल आया, हरमाइनी, उसे दैत्य के बारे में पता नहीं है। रॉन ने अपना होठ काट लिया। अच्छा ठीक है, उसने जवाब दिया, परंतु पर्सी से नजर बचाकर नीचे झुकते हुए वे लोग मेहनतकश बच्चों में मिल गए जो दूसरी दिशा में जा रहे थे। फिर वे एक सूरे गलियारे में चल दिए और इसके बाद तेजी से लड़कियों के बाथरूम की तरफ बढ़ने लगे। वे अभी मोड़ पर मुड़े ही थे कि तभी उन्हें अपने पीछे तेजी से आ रहे कदमों की आवाज सुनाई दी। पर्सी, रॉन फुसफुसाया और उसने हैरी को पत्थर के एक बड़े गरूर के पीछे खींच लिया। उन्होंने गरूर के पीछे से झांककर देखा कि पीछे आने वाला पर्सी नहीं बल्कि स्नेप था। वो गलियारे से गुजरा और उनकी निगाहों में ओझल हो गया। वो यहाँ क्या कर रहा है? हैरी बुदबुदाया। वो वाकई टीचर्स के साथ तहखाने में क्यों नहीं गया? मुझे क्या पता। बिना कोई आवाज किए वे स्नेप के ओझल होते कदमों के पीछे पीछे अगले गलियारे में आगे बढ़े। स्नेप तीसरी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, हैरी ने कहा, परंतु रॉन ने अपना हाथ उठाया। क्या तुम्हें बदबू आ रही है? हैरी ने सांस खींची और उसकी नाक में तेज बदबू घुसी। पुराने मोजों और कभी साफ न होने वाली सार्वजनिक टॉयलेट की बदबू जैसे एक साथ आ रही हो। और फिर उन्होंने एक आवाज सुनी, एक धीमी गुर्राहट और दैत्य के कदमों के घिसटने की आवाज। रॉन ने इशारा किया। बाईं तरफ के गलियारे के छोर पर कोई बड़ी सी चीज उनकी तरफ बढ़ रही थी। वे छायाओं में छुप गए। एक दैत्याकार चीज चांद की रोशनी के टुकड़े में उभरी। बहुत भयानक दृश्य था। वो बाहर फूट उठा था। उसकी चमड़ी फीके ग्रेनाइट की तरह दिख रही थी। उसका धुलधुल शरीर किसी खंभे की तरह था और उस शरीर के ऊपर छोटा सा गंजा सिर किसी नारियल की तरह दिख रहा था। उसके छोटे पैर किसी पेड़ के तने की तरह मोटे थे और पंजे सपाट और कांटेदार। उसके पास से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। वो एक बड़ा सा लकड़ी का मुदगर पकड़े था जो फर्श पर घिसटते रहा था क्योंकि उसे हाथ बहुत लंबे थे। दैत्य एक दरवाजे के पास आकर रुका और उसने अंदर झांका। उसने अपने लंबे कान हिलाए, अपने छोटे से दिमाग से कुछ सोचा और फिर वो झुककर कमरे में घुस गया। चाबी दरवाजे में लगी हुई थी। हैरी बुदबुदाया, हम इसे अंदर बंद कर सकते हैं। बहुत बढ़िया विचार है, रॉन ने घबराते हुए कहा। वे खुले दरवाजे की तरफ धीमे धीमे बढ़े।
उनके होंठ सूख रहे थे और वे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि दैत्य बाहर ना निकल आए। एक लंबी छलांग लगाकर हैरी ने चाबी पकड़ी, दरवाजा बंद किया और ताला लगा दिया। हाँ, अपनी सफलता से खुश होकर वे लोग गलियारे में वापस दौड़ने लगे। लेकिन अभी वे मोड़ तक ही पहुंचे थे कि उन्होंने कुछ सुना जिसके कारण उनके दिल धड़क रहे थे। एक तेज डरी हुई चीख, और ये उसी कमरे से आ रही थी जिस पर उन्होंने अभी अभी ताला लगाया था। अरे नहीं, रॉन ने कहा, जो खूनी नवाब की तरह पीला पड़ गया था। वो लड़कियों का बाथरूम था, हैरी बोला। हरमाइनी, दोनों एक साथ कहा। वे ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, परंतु उनके पास और कोई विकल्प भी तो नहीं था। पलटकर भागते हुए वे फिर से दरवाजे के पास पहुंचे और डर के कारण चाबी घुमाने में हड़बड़ी करते हुए हैरी ने दरवाजा खोला। वे लोग अंदर की तरफ दौड़े। हरमाइनी ग्रेंजर सामने वाली दीवार से टिकी खड़ी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश होने वाली थी। दैत्य उसकी तरफ बढ़ रहा और चलते चलते दीवारों से लगे वॉश मशीन तोड़ता जा रहा था। इसका ध्यान हटाओ, हैरी ने बेचैन होकर रॉन से कहा और एक टूटी उठाकर पूरी ताकत से दीवार पर फेंकी। दैत्य हरमाइनी से कुछ फुट दूर रुक गया। वो चारों तरफ ताकता रहा, मूर्खतापूर्ण ढंग से आंखें मिचमिचाता रहा ताकि देख सके कि आवाज कहां से आई थी। उसकी छोटी कोटिल आंखें ने हैरी को देख लिया। वो झिझका, फिर हरमाइनी की बजाय हैरी की तरफ बढ़ा और चलते समय अपना मुंहतोड़ ऊपर की तरफ उठा लिया। अरे बंदूक ही के, रॉन कमरे की दूसरी तरफ से चीखा और उसने दैत्य पर धातु का पाइप फेंककर मारा। दैत्य को ये पता भी नहीं चला कि उसके कंधे से पाइप टटकारा था, परंतु उसने चीख सुन ली और वो एक बार फिर रुक गया था। उसने अपनी बदसूरत नाक रॉन की तरफ मोड़ी। इस बीच हैरी को पलटकर भागने का मौका मिल गया। चलो भागो भागो, हैरी ने हरमाइनी से चीखते हुए कहा और उसे दरवाजे की तरफ खींचने की कोशिश की, परंतु वो टस से मस नहीं हुई। वो अब भी दीवार से पूरी तरह टिकी हुई थी और दहशत के मारे उसका मुंह खुला हुआ था। चीखने चिल्लाने की आवाजों और उनकी कूद से दैत्य पागल हो गया था। वो एक बार फिर गरजा और रॉन की तरफ बढ़ने लगा, जो सबसे पास में था और जिसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। फिर हैरी ने ऐसा कुछ किया जो बहुत बहादुरीपूर्ण भी था और मूर्खतापूर्ण भी। उसने दौड़ते हुए एक ऊंची छलांग लगाई और पीछे से दैत्य की गर्दन पर लटकने में कामयाब हो गया। दैत्य को पता भी नहीं चला कि हैरी वहां लटका हुआ था, लेकिन दैत्य को भी कुछ तो पता चलेगा अगर आप उसकी नाक में एक लंबी लकड़ी डालें। दरअसल हैरी जब दैत्य पर कूदा था तो उसकी छड़ी उसके हाथ में था, जो सीधे दैत्य के एक नथुने में घुस गई। दर्द के मारे कराहते हुए दैत्य ने अपने मुदगर को मोड़ा। हैरी अपने जान हथेली पर लेकर दैत्य से लटका हुआ था। किसी भी पल दैत्य उसको टुकड़े टुकड़े कर सकता था या अपने मुदगर से उसका कुचुम्बर बना सकता था। हरमाइनी डर के मारे फर्श पर लुढ़क गई। रॉन ने अपनी छड़ी निकाली। उसे पता था कि वो इसे क्या करने वाला था, परंतु तभी उसने अपने दिमाग में आया पहला मंत्र बोला, विंडरियम लेवियोसा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना। बाय बाय।